ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख के दिन होली का पर्व है और जिसमें होली रंग खेला जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है जो मध्याह्न के अंदर चंद्रमा के परिवर्तन के साथ बनेगा और चंद्रमा परिवर्तित कर कर आपके पर दृष्टि डालकर सुंदर रूप से 2-3 दिन के लिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए हर मामले में फेवर करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि के अनुसार से कार्य कीजिएगा। बहुत अच्छा श्रेष्ठ काल आपके लिए आरंभ हो रहा है और इस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। आमतौर पे तो होली जो खेली जाती है प्रतिपदा के दिन खेली जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा थी पिछली बार को, तो अगले दिन पूर्णिमा का ही योग बन रहा है इस दिन। तो आप इस दिन चंद्रमा का सुंदर जन्म दिवस है। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमा आपकी राशि में आके चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा इस वक्त गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो शाम को जब चंद्रमा निकलें तो थोड़ा सा शंख में जल दूध लेकर उनको ओम शांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको अर्घ दे दीजिए। यह मंत्र वेद में आया, चंद्रमा मनसो दाक्षक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रात् अनुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस मंत्र से भी भगवान का सुंदर जो करते हैं तो पुष्प भगवान को अर्पित कर दें, चंद्रदेव को अर्पित कर दें। चंद्रमा मन के मालिक हैं और जीवन में शीतलता के मालिक हैं, अमृत तत्व के मालिक कहे जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त योग बना के आपके लिए बैठे हुए हैं। देखिए होली का सुंदर पर्व है। होली कैसे खेली जाए ये भी समझ लीजिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हर चीज़ के लिए बहुत सुंदर कहा गया है। किसके साथ खेली जाए, हमने कई बार ये बात उपस्थित की है कि सबसे पहले होली का पर्व आनंद का पर्व है और कई बार लोग क्या होते हैं होली के दिन दरिद्रता को घर में ले आते हैं। उत्सव के दिन फटे हुए कपड़े पुराने कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, सुंदर रूप से कपड़े पहनने का प्रयास करो। उसने दिया है और देगा और उन्हीं के साथ होली खेलने का प्रयास करो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर इत्र का जल बनाएं। गंगा जल में थोड़ा सा इत्र डाल के, चंद्रमा इत्यादि का इत्र डालकर, जो चंदन इत्यादि का इत्र डालकर और उसके द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए बढ़िया सुंदर रहेगा। भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से उसी से गंगा जल में थोड़ा इत्र डालकर, चंदन का इत्र डालकर, केवड़े का इत्र डालकर, सुगंधिम, आपकी राशि शुक्र प्रधान राशि है, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और उसी जल से अपने ऊपर सुंदर रूप से सबको पिलाएं, सबको आनंदित करें। उससे जल से स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सफ़ेद पुष्प, चमकते गुलाब के सफ़ेद पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प जो है वो उसके द्वारा भगवान के साथ होली खेलें और तब होली का आरंभ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सूर्य महाराज आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य की संक्रांति हो रही है और ये संक्रांति सूर्य की जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी है, ध्यान रखना। ये विशेष तौर पे क्या कारण हो रहा है कि सूर्य यहाँ बदलने के बाद बुध को अस्त कर देंगे, शुक्र को अस्त कर देंगे, ग्रह वक्री अवस्था में चले जाएंगे और ये पूरा महीना कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए चलने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये मनोमस्तिष्क को बच्चों के लिए भारी रहेगा। तो ऐसे बच्चों जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करें। बच्चों के साथ थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र दिखाता है कि कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो एक काम करें, सबसे पहले तो एक उपाय आपको बता रहे हैं, गऊ के निमित्त सेवा करने का प्रयास करें। हरा चारा गौशाला में डलवा दीजिए, जहाँ बकरियाँ हों वहाँ डलवा दीजिए। देखिए जिन क्षेत्रों में, तो ये भी कर सकते हैं आप उपाय। एक काम और कर सकते हैं, किसी देवस्थल पर जाकर थोड़ा सा रेत इत्यादि का दान, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका दान करने का प्रयास करें। वो भी एक अच्छा उपाय है इस वक्त सूर्य की प्रभाव को शुभ करने के लिए, नहीं तो ये नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई देगा। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। सूर्य को जल किस प्रकार से दें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ये रहेगा, गंगा जल में थोड़ा सा इत्र डालकर और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्पित करें। जल सुगंधित पुष्प डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का प्रयास करें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए ये आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। इस दिन अशोक व्रत भी है। अब इतनी सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको तो सब समझ में आएंगी। आमतौर पर देखिए अशोक व्रत शास्त्र में वर्णित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर कहा जाता है कि इस दिन, और आप समझे जब हम ये आपको वर्णन बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम सोच कितनी गलत थी लोगों की। पहले विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर लिखा गया है कि इस दिन अपनी एंजाइटी, शोक को दूर करने के लिए, अशोकता प्राप्त करने के निमित्त, यानी शोक पर विजय प्राप्त करने के निमित्त मिट्टी में थोड़ा सा पानी घोलकर, अच्छे से पानी में मिट्टी घोल लीजिए और उसके बाद उससे स्नान कीजिए और उसी का थोड़ा सा देर अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करें। तो कहा जाता है कि कैसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो उन सब से
लाभ मिल जाता है। हमने स्वयं देखा, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर चलाते हैं दिल्ली में, BNYS डॉक्टर हैं हम खुद, और हमने देखा कि पेशेंट जो आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, उनको खूब अच्छे से मिट्टी का लेपन करने के बाद यदि हम थोड़ी देर बिठाते हैं और अशोक के पेड़ के नीचे बिठाते हैं, जब देखा हमने तो कहा जाता है कि बिल्कुल कैसे भी उनके एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें प्रभाव बहुत बढ़िया नेगेटिव प्रभाव से हटकर पॉजिटिव होने लगता है। और अब से पहले क्या था कि कोई व्यक्ति मिट्टी से हुड्डी खेल रहा होता था तो हम क्या कहते थे, अरे भाई देखो कितने अनसिविलाइज लोग हैं। अरे गांव में कहीं ना कहीं अभी भी वो परंपरा चलती है, वो जो परंपरा है वो गलत नहीं है, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व हम भूल गए। तो आप समझें कि ये प्राकृतिक चिकित्सा में सुंदर रूप से इसका वर्णन मिलता है, इसका उपयोग करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 15 तारीख की, शनिवार का अवसर है, चैत्र का महीना इस दिन से आरंभ हो जाएगा, प्रतिपदा तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन बुद्ध महाराज आपकी राशि के 11वें भाव में चलते हुए वक्र स्थिति में जाने वाले हैं, बहुत जल्दी अस्त भी होने वाले हैं, और ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ग्रह कहीं ना कहीं बनती बनाई बात पर लाभ वाले स्थितियों में कहीं ना कहीं कमी कर सकता है, तो थोड़ा सा बुद्ध का उपाय करने की ज़रूरत है। बुद्ध के निमित्त ये उपाय जो रहेगा, कोशिश करें पालक का दान करें, किसी धर्मस्थल में जाकर पालक दे दें, साबुत मूंग की दाल का दे दें, बुद्ध का मंत्र जप कर लें, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये सब उपाय कर कर आप बुद्ध को अच्छे से शांत कर सकते हैं, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। बात कर लेते हैं अब 16 तारीख रविवार की, और उस दिन द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ एक और जा रहे हैं। राहु महाराज अपनी वक्र गति में प्राप्त करने के बाद चलते धीरे धीरे अब जा रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं, और पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण में प्रवेश करने से क्या होगा, ये बृहस्पति का नक्षत्र है, और ऐसे में बृहस्पति के घर में चलते हुए राहु आपके लिए अशुभ नहीं है, शुभ है। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था, राहु बृहस्पति के साथ आमतौर पे अशुभ हो जाते हैं जाकर, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के घर में बैठने के बाद, क्योंकि 11वां भाव है, राहु वहाँ पे हमेशा अच्छा ही करते हैं, और ऐसे में यदि आप छोटा मोटा उपाय कर लें, राहु के नेगेटिविटी को और दूर कर लें, पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या है कि यहाँ पर सूर्य भी आ चुके हैं, यहाँ पर चौकड़ी लग गई है ग्रहों की, और सूर्य ने यहाँ समस्त स्थितियों में कुछ बावंडर मचाने का प्रयास किया, ग्रहण लगाने का जो सूर्य प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को, वो परेशानी का कारण है, क्योंकि सूर्य के कारण से शुक्र बुध दोनों अस्त हो जाएंगे। राहु यहाँ पर सूर्य पर नेगेटिव प्रभाव तो डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है। राहु सूर्य को जो ग्रहण लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए, जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, खराब नहीं है। इस वक्त सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए एक अच्छा सा उपाय हम बताते हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दिया करें, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। और इस दिन रविवार भी है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी स्वयं उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक यज्ञ भंडारा चलेगा। तो उसमें राहु के मंत्र का जप भी कराया जाएगा, सूर्य के मंत्र का जप कराया जाएगा, समस्त नवग्रहों के मंत्र का जप होगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर भाग लेंगे, भगवान की कृपा से भगवती का दर्शन करेंगे तो लाभ भी होगा, कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में, अननेसेसरी खर्चों के मामले में थोड़ा शत्रु पक्ष पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं वक्र गति प्राप्त करने के बाद, और करीब करीब सुबह 7:10 पर सूर्य अस्त होने के योग बना रहे हैं। थोड़ी बुद्धि का ध्यान रखें, गणेश जी का स्तवन करें। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, तो गणेश जी को सुंदर आप पीले पुष्प अर्पित करें, गंगणादि पता इस मंत्र का जप करें। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं, ये वेद मंत्र है, यदि ये कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो गणेश जी की प्रार्थना, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष। तो इस प्रकार से गणेश जी के जो नाम है उनका स्तवन करके भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी इस दिन तिथि है, और अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से अभी बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, और कमज़ोर अवस्था में हो जाएंगे, पुरुषार्थ को घटा देंगे। तो थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ध्यान रखने योग्य है। और उस अवस्था से पहले ही मंगल को ठीक करने के लिए एक सुंदर योग बन गया है अंगारक चतुर्थी। कोशिश ये करें, इस वक्त वैसे ही चंद्रमा आपके छठे भाव में चले गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उसका उपाय करें, हनुमान जी का स्तवन करें। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है अंगारक चतुर्थी के दिन, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा, और साथ में भंडारा भी रहेगा, तो भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। आप भी अपने नाम से सुंदरकांड का पाठ करवाने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं कमज़ोर, लेकिन
गजकेसरी का योग निर्माण हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की नेगेटिव अवस्था भी आपके लिए शुभ बनती दिखाई दे रही है। बहुत सारे भाव मनोमस्तिष्क में आ सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव को शुभ करने का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में कोशिश ये करें जो मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि अरे ऐसी आ गया मन में बात, मन में जो भी भाव आता है कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से आता है। और इस वक्त योग ऐसा बन रहा है कि जो इंट्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सत्य हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश ये करें। एक प्रभाव और उत्पन्न होने जा रहा है, शुक्र इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। ये शुक्र का अस्त होना बने बनाए काम में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर सकता है। तो गौ पूजा करें, तो कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर गौ पूजा करने की व्यवस्था बनाएं। श्री रंग पंचमी भी है, महालक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त हमें अच्छे से गौ के निमित्त प्रयास करना चाहिए। आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। यदि हम बात कर लें अब 20 तारीख की, तो 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन गज। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद। यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है
कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है, यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े वेड़े उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं, और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आएँ, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया, वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।